इट्स ए ब्यूटीफुल गाइडिंग प्रिंसिपल, नो डाउट अबाउट इट। करना कैसा चाहिए? सरकार को ऐसा नहीं चाहिए कि टैक्स बढ़ाती ही चली जाए, टैक्स बढ़ाते बढ़ाते अल्टीमेटली बड़ी दिक्कतें आने वाली। और इसी तरह सरकार को पब्लिक एक्सपेंडिचर भी बढ़ाते नहीं चला जाना चाहिए। इट्स ए ब्यूटीफुल गाइडिंग प्रिंसिपल कि सरकार को टैक्स लगाने का तरीका क्या होना चाहिए। देयर शैल बी लिमिटेशंस ऑन टैक्स, टैक्सों पर सीमाएं होनी चाहिए, करों पर सीमाएं होनी चाहिए, अंधाधुंध नहीं बढ़ाना चाहिए, इससे पब्लिक को बहुत दिक्कतें आती हैं। इसी तरह पब्लिक एक्सपेंडिचर को भी बहुत नहीं बढ़ाना चाहिए, इससे भी कोई बहुत ज्यादा लाभ नहीं होता। लोग अपनी आमदनी अपने ढंग से खर्च करते हैं, दैट इज मोर बेनिफिशियल। लेट द कंज्यूमर रिमेन सॉवरेन, लेट हिम स्पेंड व्हाट ही वांट्स एट हिज ओन चॉइस। उसको अपनी इच्छा के हिसाब से चयन करने के लिए इजाजत मिलनी चाहिए, स्वीकृति मिलनी चाहिए, न कि इस तरह की होनी चाहिए। तो अभी हम लोग इस सिद्धांत को क्या कहते हैं? एक आदर्शात्मक सिद्धांत है। इट्स एन ओनली आइडियलिस्टिक थ्योरी विच कैन बी यूज्ड एज ए गाइडिंग प्रिंसिपल बट इज नॉट एट ऑल ए प्रैक्टिकल थ्योरी। ये किसी भी प्रकार से व्यवहार में, प्रयोग में नहीं लाया जा सकता। ये थ्योरी बहुत पुरानी हो गई है। अब अगर 1925 मान ले तो लगभग 100 वर्षों से पुरानी हो गई है। और यूटिलिटी को नापना, डिसयूटिलिटी को नापना, एक यूनिट ऑफ टैक्स को नापना, ये सब चीजें संभव नहीं है। और इसलिए अब इस थ्योरी पर प्रश्न लगभग नहीं आते हैं। लेकिन मैंने इसका इस्तेमाल दूसरी वजह से किया। क्यों किया? अब मैं आता हूं आपके पास, क्योंकि नाउ आई विल स्टार्ट विद व्हाट इज नोन एज द फर्स्ट चैप्टर फॉर मी पब्लिक फाइनेंस में मेरिट गुड्स के बाद, एंड दैट इज नोन एज पब्लिक रेवेन्यू। अब मैं आपको थोड़ा सा पब्लिक रेवेन्यू के बारे में बताऊंगा कि सरकार की आमदनी कहां कहां से आती है। अब हम लोग फिर मॉडर्न थ्योरी पर जाएंगे, और जब हम पब्लिक एक्सपेंडिचर पर जाएंगे तो मेरिट गुड्स के बाद वहां एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो अब हमारे दो टॉपिक हो गए। पहला इज पब्लिक रेवेन्यू। तो सबसे पहले तो हम लोग पब्लिक रेवेन्यू को हम लोग डिफाइन करने की कोशिश करें और कहते हैं गवर्नमेंट्स इनकम। तो गवर्नमेंट की इनकम तीन तरीके से होती है। मैं एक एक करके अलग अलग बता रहा हूं, बहुत ध्यान से सबकी क्या कहते हैं मीनिंग को समझ लीजिए अभी। उसके बाद हम लोग बात करेंगे। वी आर मेकिंग ए चार्ट एंड दैट काइंड ऑफ चार्ट यू शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड। वन इज नोन एज टैक्स रेवेन्यू। अभी हम पहले टैक्स पर आएंगे, लेकिन अभी थोड़ी देर बाद। दूसरा कहलाता है नॉन टैक्स रेवेन्यू। ये आजकल के जमाने में बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। तीसरा एक और चीज कहलाती है पब्लिक डेट। याद रखिएगा, पब्लिक डेट को हम लोग पब्लिक रेवेन्यू में जोड़ते हैं, ऑल्दो दिस इज डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग। तो सबसे पहले क्या बात करते हैं? कर आय, गैर कर आय, सार्वजनिक ऋण। अब हम पहले टैक्सेस पर आते हैं। तो टैक्सेस के कई क्लासिफिकेशंस हैं। एक क्लासिफिकेशन को तो हम लोगों को काफी देर पढ़ना पड़ेगा, विच इज नोन एज डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, प्रत्यक्ष और परोक्ष कर। अभी आता हूं इस पर, एक मिनट के लिए। अभी थोड़ी देर में इस पर हम लोग आते हैं और इसको एक्सप्लेन करेंगे। पूरी तरीके से नहीं करेंगे, सिंपल परिभाषाएं आज दे देंगे, बिकॉज इन दी लॉन्ग रन हमको इसके लिए अलग अलग परिभाषाएं देनी पड़ेंगी। दूसरा होता है अकॉर्डिंग टू वैल्यू। तो यहां पर याद रखिए कि वी कॉल ए टैक्स एज स्पेसिफिक टैक्स, और वी ऑल्सो कॉल ए एड वैलोरम टैक्स। अभी मैं इनको ही समझा देता हूं, लेकिन एक मिनट बाद। स्पेसिफिक यानी विशिष्ट कर, एड वैलोरम माने मूल्य के अनुसार कर, और भी तरीके के टैक्स क्लासिफिकेशन हम करेंगे। लेकिन एक चीज भूल जाइए, एक शब्द है टैक्स और एक शब्द है टैक्सेशन। ये अलग शब्द है। इसे हम कहेंगे कराधान, इसे हम कहेंगे कराधान, करापात तो नहीं। टैक्सेशन को क्या कहेंगे सर? कराधान ही होता है। नहीं नहीं, टैक्सेशन कराधान नहीं। कराधान करापात अलग चीज होती है। चलिए यहाँ कराधान ही लिख देते हैं इसे, क्योंकि वो कराघात, करापात और कराधान से नहीं, करापात कराघात अलग है। हिंदी में कंफ्यूजन अभी मत लाइए, इसे टैक्सेशन कहेंगे। एक शब्द होता है टैक्सेशन, एक शब्द होता है सिस्टम ऑफ टैक्सेशन, और एक और शब्द होता है इसी के साथ, इसीलिए मैं उसको थोड़ी देर के लिए रोक रहा था। सिस्टम ऑफ टैक्सेशन, एक होता है पॉलिसी ऑफ टैक्सेशन। इनको अलग पढ़ना है
इनके बारे में भी बात नहीं कर रहे हैं, है ना। और फिर होगा प्रिंसिपल्स ऑफ टैक्सेशन, ये हमको पढ़ने हैं, इन्हीं से शुरुआत करनी है। करों के सिद्धांत अलग हैं, कराधान अलग है, और इन सब से एक और अलग चीज होती है विच इज नोन एज डबल टैक्सेशन, उसको अलग पढ़ना है। तो ये सब चीजें अलग लिख लीजिए, इनको तो पढ़ना ही, अभी इनके बारे में बात नहीं कर रहे, थोड़ी देर की बात। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स की सिंपल परिभाषा देता हूं अभी, सिंपल, जो आपको समझ में आ जाए परिभाषा। व्हाट हैपेंड भैया, क्या हो गया? क्या बात हो गई दोस्त, बताओ। प्रॉब्लम हुआ करे तो पूछ सकते हो मुझसे, वो अलग चीजें हैं, अभी उनके पास आऊंगा। अभी तो मैं केवल सिंपल परिभाषाएं दे रहा हूं ताकि आपको व्यवहार में समझ में आने वाली चीजें आ जाएं। और आज मैं इस टॉपिक के बहुत सारे शब्द बता देना चाहता हूं जिसका हम इस्तेमाल आगे आगे करेंगे। तो प्लीज बियर विद मी, थोड़ा आपस में बात करने की जगह हम ही से बात करते रहिए, काम बन जाएगा। अब देखिए, वैसे तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की बहुत परिभाषाएं होती हैं, लेकिन मैं एक सिंपल परिभाषा आज दे रहा हूं, ठीक है ना। क्या दे रहा हूं, और ये परिभाषा सबसे प्रैक्टिकल है। डायरेक्ट टैक्सेशन की परिभाषा है आय और संपत्ति पर लगने वाला कर। ये परिभाषा अभी नहीं दे रहा हूं, लेकिन ये सिंपल आपको समझने के लिए है। टैक्स ऑन इनकम एंड प्रॉपर्टी। और इनडायरेक्ट टैक्स की परिभाषा क्या दे रहे हैं अभी फिलहाल, अभी मैं बार बार कह रहा हूं, अभी टैक्स ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। ये केवल एक व्यवहारिक परिभाषा है, वस्तुओं और सेवाओं पर लगने वाला। एक मिनट के लिए रुक रहा हूं प्लीज। हाँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। अरे क्यों आपस में बात करने लगते, मैं बहुत देर के लिए गायब नहीं होता हूं, किसी वजह से यूनिवर्सिटी के कुछ काम मेरे ऊपर है, इसीलिए मैं क्लास पढ़ाना नहीं चाहता हूं, लेकिन प्रशांत जी कहते हैं कि पढ़ाते रहिए, आपको फर्स्ट पेपर का भी कुछ पढ़ाना है। हाँ, तो वस्तुओं और सेवाओं पर लगने वाले कर को हम क्या कहते हैं? अप्रत्यक्ष कर। अभी इसकी हम बहुत परिभाषाएं सिखाएंगे, करापात कराघात वाली, लेकिन इस परिभाषा को हमेशा रट डालिए। इसका मतलब होता है कि ये सिंपल परिभाषा है। आय और संपत्ति पर लगने वाले कर प्रत्यक्ष कर होते हैं, एंड गुड्स एंड सर्विसेज पर लगने वाले कर इनडायरेक्ट होते हैं। और परिभाषाएं बाद। फिर आ जाते हैं स्पेसिफिक। स्पेसिफिक का मतलब होता है किसी भी आधार पर लगने वाला कर। अब ये आधार क्या हो सकता है, ध्यान से देखने की बात है। आधार पर, किसी विशिष्ट आधार पर, यह विशिष्ट आधार कुछ भी हो सकता है, ध्यान से देखते रहिएगा। ये हो सकता है वजन, ये हो सकता है लंबाई, ये हो सकता है और किसी प्रकार का भार या संख्या भी हो सकती है। दुनिया में 98% जो टैक्स, मैं किसकी बात कर रहा हूं? इनडायरेक्ट टैक्सेस की। ये किस पर लगते हैं? किसी आधार पर लगते हैं। जैसे हमने कहा रेफ्रिजरेटर 165 लीटर, 300 लीटर। टेलीविजन के लिए कहा 14 इंच, 21 इंच, 32 इंच। अब ये लंबाई कर लिया, ये हमने उसके वहन करने की क्षमता को रख लिया,
हम किसी भी चीज पर हम आधार, कोई भी आधार बना लें, फिल्टर लगा सिगरेट, बिना फिल्टर लगा सिगरेट, कोई भी आधार होगा, किसी भी चीज का आधार होगा, उसके आधार पर हम जब टैक्स लगाते हैं तो उसे कहते हैं स्पेसिफिक टैक्स। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनके आधार को बनाना ही मुश्किल होता है, जिसमें सफाई नापना होता है, जैसे हीरा, पुरानी कोई पेंटिंग, अब उसको लंबाई चौड़ाई के आधार पर नहीं नाप सकते, तो उसको अकॉर्डिंग टू वैल्यू टैक्स लगाते हैं। अगर हमारे पास कोई बहुत बड़ी प्रसिद्ध, मान लीजिए रोरिक, दुनिया के बड़े चित्रकारों में से एक था, जो भारत में आके जिसने चित्रकला की, उसकी एक एक पेंटिंग बिकती है कितने में, 22 लाख में, 25 लाख में, तो अब उस पर टैक्स कैसे लगाएंगे, उसकी वैल्यू के आधार पर लगाएंगे। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, एड वैलोरम। अभी मैं टैक्सेशन पर नहीं जा रहा हूं, इस पर जाता, लेकिन अभी नहीं जा रहा हूं, अभी मैं जा रहा हूं इस पर। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं कि नॉन टैक्स रेवेन्यू क्या होता है, क्योंकि आजकल सरकार में सबसे बड़ा शायद रेवेन्यू टैक्स रेवेन्यू से भी बड़ा तो नॉन टैक्स रेवेन्यू होने लगा है। कुछ तो बड़ी छोटी छोटी चीजें होती हैं, मैं एक आध नाम लेता जाता हूं, जैसे ड्यूटी, जैसे फाइन, जैसे फीस, मैं एक एक लिख रहा हूं और फिर बताऊंगा। सीनियरेज, अभी हम एक नया टैक्स का नाम लिख दे रहे हैं, इन्फ्लेशन, और भी मैं बताता चला जाऊंगा इसके अलावा ना। देर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ इनकम दैट गवर्नमेंट गेट्स, और मैं इसके कितने तरीके बताऊंगा, अभी आपको जोड़ते देखिएगा। मैं अभी इसमें मैंने कौन कौन से नहीं जोड़े हैं, प्रॉफिट्स नहीं जोड़े हैं, डिविडेंड्स नहीं जोड़े हैं, ये सारी चीजें अब हम आपको बताने जा रहे हैं। तो इनके लिए हम लोग एक अलग तरीका अपना लेते हैं। पहले शुरू करते हैं किसी से जिससे आपको आसानी से समझ में आने लगे। ये सब क्या कहलाते हैं, गैर कर आय, नॉन टैक्स रेवेन्यू। सबसे पहले शब्द शुरू करिए फीस, क्योंकि फीस आप देते हैं। फीस को हिंदी में फीसी लिख देते हैं फिलहाल, लेकिन इसका भी कोई ना कोई शब्द होगा, शायद इसे शुल्क कहते हैं, है ना, क्या कहते हैं, शुल्क। तो चलिए बाद में देखेंगे, परीक्षा शुल्क है ना, एग्जामिनेशन फीस। तो ये फीस क्या है, शुल्क क्या है, इसको समझने की कोशिश कीजिए, और ये टैक्स से कैसे सब अलग हैं वो भी समझने की कोशिश करिए। हमारा कंपैरिजन किससे हो रहा है, टैक्स से। टैक्स माने इनकम पर लगने वाला टैक्स, वस्तुओं पर लगने वाला टैक्स। तो फीस कैसे अलग हो गई, ये भी सरकार की आमदनी है, तो ये फीस अलग क्या है, पहले उसको समझने की कोशिश करें। अब देखिए, आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं और आपको मान लीजिए 1,000 रुपए सालाना फीस देनी पड़ती है। बीए में शायद 1,000 है, इसको हम मानकर चलते हैं। प्रश्न बिल्कुल सिंपल है, अगर हम मान लें कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में 2,500 विद्यार्थी पढ़ते हैं, सॉरी 25,000 विद्यार्थी पढ़ते हैं, तो टोटल इनकम कितनी होगी हमारी, मान लीजिए 2.5 करोड़। और विश्वविद्यालय का खर्च कितना है, 800 करोड़। अगर विश्वविद्यालय का खर्च 800 करोड़ है और हमें 2.5 करोड़ आमदनी बढ़ती है, और मान लीजिए इसको बढ़ाकर हम 2,000, 3,000 कर दें, 4,000, 5,000 भी कर दें, तो ये ज्यादा ज्यादा 12.5 करोड़ हो जाएगी। इससे ज्यादा आमदनी तो होने वाली ही नहीं, और इससे ज्यादा शायद फीस इलाहाबाद यूनिवर्सिटी बढ़ा भी नहीं पाएगी। आप लोग हंगामा, लड़ाई, हड़ताल करना शुरू कर देंगे। तो अगर 800 करोड़ सरकार देती है तो 2.5 करोड़ क्यों नहीं देती, है ना। और फीस है क्या, अब इसकी परिभाषा आपको समझ में आ जानी चाहिए। जब सरकार क्या करती है, टोटल इनकम का बहुत स्मॉल पार्ट आपसे लेती है, बहुत स्मॉल पार्ट। बहुत स्मॉल पार्ट का मतलब क्या है, 800 करोड़ में आपसे कितना ले रही है, 2.5 करोड़, मान लीजिए 0.25% या 0.3% मान लीजिए। सवाल ये क्यों नहीं दे सकती, जब 800 करोड़ दे सकती है तो 2.5 करोड़ भी दे सकती है। ऐसा कोई बड़ा भारी काम तो है नहीं कि जब 800 करोड़ दे रही तो 2.5 करोड़ क्यों नहीं दे सकती। तो फीस क्या होता है, पहले तो समझ लीजिए कि टोटल एक्सपेंडिचर का स्मॉल, वेरी स्मॉल पार्ट जब क्या करती है, गवर्नमेंट अर्न्स। क्यों,
समझाने के लिए मैं एक एक शब्द को अलग अलग पढ़ा देता हूं ना। गवर्नमेंट जो अर्न करती है उसका एक स्मॉल पार्ट है ये। क्यों है ऐसा करना पड़ता है? मान लीजिए हम कोई फीस ना रखें, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि हम लोग कोई फीस ना रखें। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो इस समय 100 बच्चे हैं, 125 बच्चे हैं। अब मान लीजिए क्लास में भी 100-125 बच्चे रहते हैं, व्हाटएवर इट इज। लेकिन अगर मैं कोई फीस ना रखूं, यूनिवर्सिटी में कहीं कोई फीस ना हो, कोई भी ना हो, तो कोई चाहे 8 पास हो, चाहे इंटर पास हो, चाहे कोई भी हो, चाहे किसी यूनिवर्सिटी का भी हो, चुपचाप आके बैठने लगेगा, है ना। मेडिकल कॉलेज में जाते हैं, आंख के डॉक्टर को दिखाना है, 5 रुपया फीस है। घर जाइए तो 500 रुपए फीस लेता है, वहां 5 रुपए फीस है। मान लीजिए हमें 5 रुपए फीस न लगाए तो क्या होगा? किसी आदमी का टाइम नहीं कट रहा होगा, चला जाएगा डॉक्टर के पास, कहेगा हमारी आंखें देखो, क्योंकि हमारे को तो एक को पैसा नहीं देना। 5 रुपए क्या है? डेटरेंट। डेटरेंट माने रोकने का उपाय। किस चीज के रोकने का उपाय? दुरुपयोग। तो जब सरकारी सेवाओं या वस्तुओं का दुरुपयोग, सरकारी वस्तुओं और सेवाओं के दुरुपयोग को बचाने के लिए व्हाट वी चार्ज इज ए फीस। फीस से कोई बहुत इनकम नहीं होती, बहुत कम इनकम होती है ना। लेकिन दुरुपयोग करने से आप इसको बचा लेते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं? फीस। अच्छा, आप दुरुपयोग कर लीजिए तो क्या करेंगे? तो क्या लगाते हैं? दंड, फाइन, है ना। अगर हम लगा लेते हैं तो क्या करते हैं? इसे फीस की जगह क्या कह देते हैं? दंड। दंड माने आपको जुर्माना देना पड़ेगा। रेलगाड़ी की आपने चेन खींच ली, लगी है सुविधा के लिए, आपने उसका दुरुपयोग कर दिया, तो आपको क्या देना पड़ेगा? 3 महीने कैद और 300 रुपए जुर्माना, या दोनों, व्हाटएवर इट इज। फीस और फाइन से कोई इनकम नहीं प्राप्त होती, पहले तो आप याद रखिए, इससे कोई इनकम नहीं प्राप्त होती। लेकिन यह भी सरकार की आय का बहुत छोटा स्रोत होते हैं, लेकिन ये नॉन टैक्स रेवेन्यू में आते हैं। फिर आ जाइए ड्यूटी, ये अलग शब्द है। कस्टम्स ड्यूटी और एक्साइज ड्यूटी, ध्यान से देखिए, टैक्स है ये भी, बिल्कुल पूरी तरीके से टैक्स है। टैक्स में और ड्यूटी में अंतर करना बहुत मुश्किल है। ड्यूटी माने चुंगी और टैक्स माने कर। तो आयात करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? सरकार से इजाजत लेनी पड़ती है। तो सरकार आपको एक सुविधा प्रदान करती है। तो अगर सरकार कोई सुविधा प्रदान करे किसी विशेष काम के लिए, क्यो प्रो क्यो शब्द क्या है? क्यो प्रो क्यो शब्द का मतलब होता है हमने आपको कोई सुविधा दी और बदले में आपसे हमने एक छोटा सा चार्ज लिया। हमेशा याद रखिए, यही एक अंतर है जो बच्चे नहीं समझ पाते हैं टैक्स में और एक्साइज ड्यूटी। ड्यूटी क्या है? आपने कहा हम उत्पादन करेंगे, किस चीज का उत्पादन करेंगे? कपड़े का उत्पादन करेंगे। हमने आपको उस काम को करने की सुविधा दी, इस उत्पादन के बदले में हमने आपसे एक मामूली सा शुल्क लिया। आयात करने की सुविधा दी तो हमने उसके बदले में आपको शुल्क लिया। तो इस आयात करने की सुविधा के बदले में सरकार को भी तो बहुत कुछ करना पड़ेगा ना। आप कौन सा सामान मंगा रहे हैं, कैसा सामान मंगा रहे हैं, उसकी जांच करनी पड़ेगी, इंस्पेक्शन करना पड़ेगा, बहुत सारे काम करने पड़ेंगे। तो ऐसी जगहों पर जहां सरकार के परमिशन लेनी पड़ती है और उसके बदले में पैसा चुकाते हैं, वहां ड्यूटी कहते हैं। टैक्स क्या है? अनिवार्य पेमेंट। उसके बदले में सरकार कोई भी सुविधा नहीं देती आपको कि हम ये देंगे। इनकम टैक्स आपसे ले लिया, फिर आपसे सरकार ये नहीं कहती कि हम आपको ये फायदा देंगे कि ये नहीं देंगे कि नहीं। ड्यूटी में आपको इसके बदले में क्या मिलती है? कोई सुविधा भी मिलती है। याद रखिए, एक्साइज ड्यूटी हो, चाहे कस्टम्स ड्यूटी हो, चाहे किसी प्रकार की ड्यूटी हो, उसको हम क्या कहते हैं? टैक्स से थोड़ा अलग रखते हैं, नॉन टैक्स रेवेन्यू में शामिल करते हैं। हालांकि ये एक तरीके से इनडायरेक्ट टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्स में आपको ड्यूटी मिलती है। इनडायरेक्ट माने आपको डायरेक्टली इस काम के लिए नहीं लगाया गया। इनडायरेक्टली यानी जो आदमी इसको मांगेगा उसको देंगे, जो आदमी इसकी सुविधा नहीं मांगेगा उसको नहीं देंगे। तो यहाँ क्यों प्रो क्यों आ जाता है। तो टैक्स विद ए क्यों प्रो क्यों सेंटेंस बिकम्स ड्यूटी। अब उसके बाद आ जाइए प्रॉफिट्स। सरकार की बहुत सारी कंपनियां हैं, सरकार के बहुत सारे बैंक हैं। ये बैंक प्रॉफिट देते हैं, कभी कभी नेगेटिव प्रॉफिट देते हैं, कभी कभी पॉजिटिव प्रॉफिट देते हैं। तो नेगेटिव प्रॉफिट और पॉजिटिव प्रॉफिट के बीच का जो अंतर है उसके बारे में हम लोग बात कर लें। जैसे LIC है, पॉजिटिव प्रॉफिट दे रही है, तो किसकी आमदनी हो जाएगी? सरकार की आमदनी हो जाएगी। अगर मान लीजिए कोई बैंक है डिविडेंड दे रहा है, तो ये किसको मिलेगा? सरकार को मिलेगा। तो सरकार की बहुत सारी क्या होती है? पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, जो क्या देती हैं आपको?
प्रॉफिट या डिविडेंड। ये क्या होता है? सरकार की आमदनी, है ना। अब इसी के साथ एक और शब्द होता है एडमिनिस्टर्ड प्राइसेस। एडमिनिस्टर्ड प्राइसेस माने अधिशासित कीमतें, शासन द्वारा तय की गई कीमतें। अब आप बिजली लेते हैं, कौन देता है? सरकार। पानी देते हैं, पानी कौन देता है? सरकार। रेल की सुविधा चलाई जाती है, क्या देता है? सरकार। इसमें सरकार क्या लेती है? ध्यान से देखिए, प्रॉफिट और डिविडेंड में और इसमें क्या अंतर है? इसमें सरकार कोशिश करती है कि जो आप सरकार का खर्च हो केवल वही वापस लिया जाए। ड्यूटी में क्या है? जो सरकार का खर्च है उसका बहुत छोटा सा हिस्सा लेंगे, बहुत छोटा सा हिस्सा। प्राइसेस में क्या है? एडमिनिस्ट्रेड प्राइसेस में क्या है? इसको समझ लीजिए कि लगभग जितना खर्च किया है, रेल से कितना कमा लें जितना रेलवे पे खर्च कर रहे हैं, पोस्ट और टेलीग्राफ से कितना कमा लें जितना उस पर हम लोग खर्च कर रहे हैं, इसे हम क्या कहते हैं? एडमिनिस्ट्रेड प्राइसेस। तो सब में मामूली मामूली अंतर है। फीस क्या है? छोटी सी शुल्क। प्राइसेस क्या है? पूरा पैसा वापस ले लेना। प्रॉफिट एंड डिविडेंड क्या है? पूरा जितना लाभ है वो सारा का सारा प्राप्त कर लेना। ड्यूटी क्या है? एक टैक्स है जिसके परमिशन के बदले में, यानी क्यों प्रो क्यों के बदले में मिलती है। अब एक और शब्द बचा, देखिए यहां पर सीनियरेज। इन्फ्लेशन टैक्स अभी पढ़ाता हूं, लेकिन सीनियरेज, सीनियरेज माने एक तरीके से सरकार की वो आमदनी जो मार्केट में बेचकर चीजों को प्राप्त होती है, इसे सीनियरेज कहते हैं। इसको बाद में भी पढ़ा सकते हैं, लेकिन देखिए सरकार ने नया 2000 का नोट चालू किया। कितने में चलेगा? 2000 में चलेगा। बनाने में कितना पैसा खर्च आया? 33 रुपया। ये जो बाकी पैसा सरकार ने लगाया, बेचा, छापने के बदले में 33 रुपया छपाई का खर्च चल रहा है। 2000 का तो पैसा सरकार को कितना मिलेगा? 2000 मिलेगा। खर्च कितना कर रहे हैं? 33 रुपया खर्च कर रहे हैं। तो ये जो पैसा बचा, इससे हम क्या कहेंगे? सीनियरेज। तो हर जो करेंसी में होता है, ये जो रिजर्व बैंक करेंसी जितनी जारी करता है, वो जितना उसकी लागत है और जितने की वो करेंसी का वास्तविक फिएट मूल्य है। कोई वास्तविक मूल्य तो होता नहीं करेंसी का, एक उस पर अंकित मूल्य। तो अंकित मूल्य 2000, छपाई 33। देखिए ध्यान से, क्या हुआ? सरकार ने 54 या 1 रुपया ये सब बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि छपाई का खर्च ज्यादा आ रहा था और उसका मूल्य कम था। तो निश्चित रूप से सरकार को इसके अंतर के बीच में क्या प्राप्त होता है? सीनियरेज। तो सरकार जो है, जैसे यूनिवर्सिटियों से फीस ले लेती है, इसी तरह से क्या कहते हैं, आपके रेल वगैरह से और पोस्ट ऑफिस वगैरह से एडमिनिस्ट्रेड प्राइसेस लेती है, बैंकों और एलआईसी से डिविडेंड लेती है, रिजर्व बैंक के माध्यम से सीनियरेज कमाती है, कुछ विशेष प्रकार की परमिशन देने के बदले में टैक्स लेती है, कभी कभी आपसे फाइन भी लेती है। इन्फ्लेशन टैक्स को अभी थोड़ी देर के लिए छोड़ दे रहे हैं, डिफिसिट फाइनेंसिंग के संग से पढ़ाएंगे। तो ये सारी चीजें जो है सरकार की किस में आ गई? नॉन टैक्स रेवेन्यू में आ गई। और अंतिम चीज हमने क्या छोड़ी थी? पब्लिक डेट, यानी लोगों से लेने वाला उधार। लोगों से लेने वाला उधार एक्सटर्नल भी हो सकता है, यानी हम विश्व बैंक से भी ले सकते हैं, आईएमएफ से भी ले सकते हैं, किसी विदेश देश से भी ले सकते हैं, और इंटरनल भी ले सकते हैं, और इंटरनल उधार भी ले सकते हैं, और दूसरे तरीके भी काम कर सकते हैं। पीएफ हर आदमी को देना पड़ेगा सरकार को, सरकार वापस कर देगी लेकिन देना पड़ेगा आपको। पीपीएफ आपको वापस कर देगी सरकार, किसान विकास पत्र आपको वापस कर देगी पैसा, लेकिन ये आपसे उधार लिया, 10 साल बाद वापस करना है। आज उधार ले लिया, 40 साल बाद वापस करना है, ये उधार ले लिया। तो सरकार कर्मचारियों से भी उधार ले सकती है, व्यक्तियों से भी उधार ले सकती है, समूहों से भी उधार ले सकती है। सरकार अपनी प्रतिभूतियां जारी कर सकती है, सिक्योरिटीज प्रतिभूतियां जारी कर सकती है, सरकार अपने बॉन्ड जारी कर सकती है। इन सब के माध्यम से सरकार उधार लेती है। इनको क्या कहेंगे? आंतरिक उधार। 1 साल लिया, इसका भुगतान 10 साल बाद, 8 साल बाद, 7 साल बाद करना है। और विदेशों से भी उधार ले सकती है। तो सरकार की आमदनी का साधन क्या होता है? सबसे पहले लिखा टैक्स इनकम, फिर लिखा नॉन टैक्स इनकम, फिर लिखा पब्लिक डेट, और इन सबको जोड़कर हम लोग पब्लिक रेवेन्यू निकालते हैं। कोई समस्या यहां तक आई हो तो पहले बता दिया जाए, और उसके बाद फिर हम चलते हैं आगे, क्योंकि पहले मुझे सारे शब्द समझाने थे। तो अब मैं आ गया हूं इस पर। किसी को कोई शब्द समझ में ना आया हो तो बताए। सर एडमिनिस्ट्रेड प्राइस। हाँ, एडमिनिस्ट्रेड प्राइस, जिनकी कीमतें सरकार निर्धारित करती है।
ऐसी वस्तुएं जिनकी कीमतें मार्केट से निर्धारित नहीं होती, उन्हें प्रशासनिक कीमतें या अधिशासी कीमतें कहते हैं। जैसे यूपी सरकार तय करेगी बिजली का रेट, हम आप तय नहीं करेंगे, है ना। बिजली कौन बना रहा है? सरकार। इसी तरह वाटर, कुछ लोकल सरकारें टैक्स करती हैं, जैसे वाटर टैक्स, हाउस टैक्स, वो तो क्यों प्रो क्यों होता है। लेकिन प्रशासित कीमतें कौन सी होती हैं? जैसे मैंने आपसे बताया गैस, तो गैस की कीमत का सिलेंडर का दाम कौन तय करता है? सरकार। पेट्रोल का दाम कौन तय करता है? सरकार। तो ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं, उनकी संख्या कम होती जा रही है, जिनका कीमत प्रशासन के द्वारा, सरकार के द्वारा तय की जाती है। दे आर कॉल्ड एज एडमिनिस्ट्रेटेड प्राइसेस। तो एडमिनिस्ट्रेटेड प्राइसेस क्या है? आपको सुविधा दे रहे हैं, बदले में उससे आपसे उतना ही पैसा ले रहे हैं। बहुत कम पैसा लेते हैं तो उसे कहते हैं फीस, और अगर पूरा पैसा लेते हैं तो उसे कहते हैं प्रशासित कीमतें, प्राइसेस, और अगर लाभ कमाते हैं तो उसे कहते हैं प्रॉफिट्स एंड डिविडेंड्स। तो सरकार बहुत तरह से लोगों को सेवाएं देती है, शिक्षा की सेवा, स्वास्थ्य की सेवा, इसमें क्या लेती है? फीस। ये कौन सी गुड्स कहलाती है? मेरिट गुड्स। तो मेरिट गुड्स के बदले में क्या लिया जाता है कि आपको सुविधा दी जाए, आप दुरुपयोग ना करें, तो इसके बदले में फीस। कुछ ऐसी सुविधाएं देती है जो कंपटीशन के माध्यम से आपसे ली जाती हैं, जैसे रेल है, बस का है, इन सब चीजों को यूपीएसआरटीसी है, उत्तर प्रदेश रोडवेज कॉर्पोरेशन। तो ये सारी चीजें क्या करती हैं? ये टैक्सेस लेती हैं आपसे किसी सेवा को प्रदान करने का, लेकिन कोशिश करती हैं कि घाटे में न जाएं, लगभग लगभग आय और व्यय बराबर हो। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसमें लाभ होता है, जैसे एलआईसी की सेवाएं या बैंकों की सेवाएं, उन्हें हम डिविडेंड्स कहते हैं। सर क्विड प्रो क्यो एक बार बताइए। क्यो प्रो क्यो एक फ्रेंच शब्द है, जैसे को तैसा, इस शब्द का मतलब होता है क्यो प्रो क्यो, माने हमने आपको सुविधा दी, आप हमें पैसा दे रहे हैं, हम आपको सुविधा नहीं देंगे तो आप पैसा नहीं देंगे। जैसे आयातक है, तो अगर किसी को आयात नहीं करना तो उसे इंपोर्ट ड्यूटी नहीं देनी, किसी को मैन्युफैक्चरिंग नहीं करना तो उसे ड्यूटी नहीं देनी। तो ये उन्हीं लोगों को मिलेगा जो इसके लिए लेंगे परमिशन। देखिए कुछ शब्द इतने मुश्किल होते हैं, मैं आपको कोशिश तो कम, टिट फॉर टैट अलग होता है, वो तो तुम मुझे एक मुक्का मारोगे, मैं तुम्हें दो मारूंगा। टिट फॉर टैट इज इंटायरली डिफरेंट, उसके बारे में बात नहीं करेंगे। क्यों प्रो क्यों माने उसी के बराबर वाप। देखिए टैक्स क्या होता है? इज ए कंपल्सरी पेमेंट। अभी तो टैक्स की परिभाषा नहीं शुरू की हमने, क्योंकि अभी टैक्सेशन बताएंगे। वो कंपल्सरी पेमेंट है, वो सरकार को आपको देना ही पड़ेगा, इट इज ऑब्लिगेटरी, उसको देने की आपकी बाध्यता है, वरना आपको जेल भेज दिया जाएगा। वो सरकार तय करेगी, आपकी इतनी इनकम है, इतना टैक्स दो, वो आपको देना पड़ेगा। लेकिन जहां टैक्स के बदले में कोई सुविधा उस व्यक्ति को मिले, उसे कहेंगे क्यो प्रो क्यो। स्पेशल असेसमेंट होता है, जैसे हाउस टैक्स है, या कोई और म्यूनिसिपैलिटी का इतना खर्च है, चाहते हैं लोगों से पैसा प्राप्त कर लें, इसे क्या कहेंगे? स्पेशल असेसमेंट। बहुत से नामों से पुकारा जा सकता है ना। तो क्यों प्रो क्यों इज इंटायरली डिफरेंट। और तीन चार ऐसे शब्द हैं जिनको समझाना बड़ा मुश्किल होता है, जैसे परमिट, लाइसेंस और ड्यूटी। अब परमिट मिलता है बस को, एक रूट परमिट, इसी रूट पर चलोगे तो तुमको परमिशन मिला, उसके बदले में भी टैक्स लेती है, परमिट टैक्स, है ना। तो परमिट क्या है? एक विशेष व्यवस्था के तहत मिलता है, एक विशेष समय के तहत पर मिलता है, 1 साल का परमिट मिलता है ना। लाइसेंस थोड़ा और फर्क हो गया, आपको कार चलाने का लाइसेंस मिलता है, आपको बंदूक चलाने का लाइसेंस मिलता है, वो थोड़ा और फर्क हो गया, उसके बदले में भी सरकार फीस देती है। लाइसेंस हुआ, परमिट हुआ, ड्यूटी हुआ, इन शब्दों की परिभाषाएं बहुत नजदीक हैं। नजदीक का मतलब क्या है? आपको हमने काम करने की सुविधा दी, तो अब जब हमने इंपोर्ट ड्यूटी दिया तो एक बार सामान मंगाओगे तो एक ही बार आपको ड्यूटी देनी पड़ेगी ना, दोबारा मंगाओगे तो फिर दोबारा ड्यूटी देनी पड़ेगी। परमिट क्या है? ये पूरे अवधि के लिए होता है, 1 साल में पूरी बस का परमिट आपको मिल गया, तो ये पूरी अवधि विशेष के लिए होता है ना। और लाइसेंस तो प्रायः 1 साल नहीं, 15 साल 20 साल के लिए होता है, जैसे मोटरसाइकिल का लाइसेंस बनवाएंगे या राइफल का लाइसेंस बनवाएंगे, लेकिन उसके संग शर्त लगी होती है कि इसका आप सही उपयोग करेंगे, बंदूक आप गलत जगह चला देंगे तो बड़ी मुश्किल आ जाएगी। तो इसलिए मैं आपसे बताने की कोशिश कर रहा हूं कि लाइसेंस लॉन्गर पीरियड के लिए होता है, परमिट 1 साल के लिए होता है, और ड्यूटीज प्रति बार होती है, सब एक ही चीजें। लेकिन अब इनको हम इकोनॉमिक्स में थोड़ा थोड़ा अलग कर देते हैं, और एक्चुअली देखा जाए तो सब टैक्स है, क्योंकि आपको देना पड़ रहा है, सरकार को देना ही पड़ेगा वरना आप जेल जाएंगे। लेकिन इन तीनों के बदले में सरकार आपको कुछ सुविधा भी दे रही है, और इनकम टैक्स ले लेगी, प्रॉपर्टी टैक्स ले लेगी, तो आपको बदले में कोई सुविधा भी नहीं देगी। आप कोई सामान खरीद रहे हैं, उसको खरीदने के बदले में टैक्स लग रहा है, उसमें भी कोई सुविधा नहीं देगी। आई होप इट इज क्लियर नाउ।
सर प्रॉफिट एंड डिविडेंड बता दें। बेटा प्रॉफिट और डिविडेंड अलग अलग चीजें नहीं होती। प्रॉफिट किसी कंपनी का प्रॉफिट होता है, यानी जैसे बैंकों का प्रॉफिट हुआ मान लीजिए ना, तो बैंकों का प्रॉफिट जो होता है वो पूरा का पूरा सरकार का चला जाता है। इसे किसको मिलता है? पब्लिक सेक्टर कंपनीज। लेकिन सरकार कई बार, जैसे कल ही ये घटना हुई है, बड़ी हैरानी की है कि वोडाफोन और उसको क्या किया सरकार ने, उसमें भी अपना पैसा लगा दिया। तो अगर उस वोडाफोन कंपनी को प्रॉफिट होगा तो वो प्राइवेट कम पब्लिक दोनों है, यानी जनता के लिए भी है और हमारे लिए भी है। तो उसको जो प्रॉफिट होगा वो बटेगा किसमें? जनता में भी जाएगा और सरकार में भी जाएगा। तो डिविडेंड वो होता है जो एक कंपनी अपने अंशधारकों को देती है। प्रॉफिट वहां होता है जहां केवल एक ही मालिक होता है, एक ही मालिक होगा, कोई दूसरा मालिक नहीं होगा। तो अगर एक ही मालिक है तो सारा का सारा प्रॉफिट होगा, और अगर कई मालिक हैं तो डिविडेंड बेटा बटेगा। ठीक है? हाँ सिद्धार्थ यादव, आलोक मिश्रा, तुम लोगों ने पढ़ा है थोड़ा थोड़ा, हम भी पढ़ लेते हैं। बुढ़ापे में पढ़ना हमको चाहिए नहीं, लेकिन पढ़ लेते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो पहाड़ तो मैं जाता, बुढ़ापे से क्या होगा। हाँ ये बढ़िया बात बताई देव त्रिपाठी। ऐसा थोड़ी है, रिटायरमेंट के बाद आराम, आदमी को आराम करना चाहिए, गंगा में जाके स्नान करना चाहिए, कॉफी हाउस में कॉफी पीना चाहिए। पढ़ाई लिखाई का है बात की। कौन रिटायर्ड टीचर पढ़ाता है? हमको व्यवस्थित प्रशांत घोष कह देते हैं तो हम पढ़ा रहे हैं, नहीं तो हमको भी नहीं पढ़ाना चाहिए। कोई नहीं पढ़ाता सर। नहीं सर आपको पढ़ाते सर, आप बहुत बढ़िया टीचर हैं सर, आप पढ़ाइए। अरे देव रिटायरमेंट से नहीं होता सर। एक अच्छा अध्यापक वही होता है जो आखिरी समय तक अपने बच्चों को पढ़ाता रहता है, जैसे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हुए। अरे बाप रे बाप, इतने बड़े बड़े नाम लेके डराओ मत। ठीक है देव त्रिपाठी, तुम्हारी बात मान रहे हैं। सर आप भी उसमें क्या है सर आप भी उसमें पुरोधा है। अरे हम पढ़ाएंगे। देवी महादेव। ठीक है, तो आज तो कोई और सवाल नहीं है? कोई भी सवाल नहीं है तो हम लोग, हाँ सर एक और है सर, जब इंटरनेशनली हम ट्रैवल करते हैं तो जो वेट पे टैक्स लगता है वो स्पेसिफिक इनडायरेक्ट टैक्स बोला जाएगा। वेट माने जितना आप सामान ले जा रही है, 35 किलो है ना, उसकी बात आपका, इसे इंटरनेशनल वेट टैक्स। ठीक, पहले मैंने आपसे बताया कि जब भी हमने ये क्या हुआ, ये स्पेसिफिक हुआ। स्पेसिफिक क्यों हुआ? 35 किलो तक इतना प्रति किलोग्राम एक्स्ट्रा। ये उस अंदर में आपने उस क्या कहते हैं पैकेट में आपने क्या भरा है? कपड़े रखे हैं, जैकेट रखी है, या सोना रखा है? अंदर का सामान नहीं देखा जा रहा है। मूल्य माने जब वस्तु के मूल्य पर आधारित हो। स्पेसिफिक माने किसी भी आधार पर, वो 1 किलो 2 किलो 5 किलो के आधार पर हो सकता है। 15 किलो फ्री ले जाने देंगे और उसके बाद प्रति किलो आपसे 1500 रुपए चार्ज करेंगे। तो ये वेट का एक स्पेसिफिक मेजर हो गया ना, इसे क्या कहेंगे? स्पेसिफिक टैक्स। ठीक है बेटिया? सर क्योंकि गुड्स पे लगा है इस वजह से इसको बोल सकते हैं स्पेसिफिक इनडायरेक्ट टैक्स। किसी भी चीज के बेटा जब काउंटिंग करोगी 3, 5, 15, 100, तो वो भी स्पेसिफिक हो गया। यस सर। स्पेसिफिक माने एनी स्पेसिफिक मतलब यू कैन से एनी स्पेसिफिक बेस। वो किलोग्राम है कि उसका वहन करने की क्षमता है, कि उसकी लंबाई है, कि उसका साइज है, वो उससे कोई मतलब नहीं। लॉट है, वो भी कोई मतलब नहीं। वैल्यू बेटा जनरली बहुत कम होता है। पुरानी पेंटिंग, पुराने आर्ट के सामान अभी ना, उनकी कोई वैल्यू नाप ही नहीं सकते। एक हीरे का साइज मान लीजिए बहुत छोटा है, लेकिन उसके अगर क्लैरिटी ज्यादा है तो उसका वजन, उसका मूल्य 10 करोड़ भी हो सकता है। तो अब सवाल है कि उसको वजन के आधार पर भी नहीं नाप सकते, कैरेट के आधार पर भी नहीं नाप सकते, किसी आधार पर भी नहीं नाप सकते। उसको फिर मूल्य के आधार पर नापते हैं, तो उसे एड वैलोरम कहते हैं। ओके सर। ठीक है बेटा, डन। सर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टैक्स क्या है? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टैक्स बहुत जगह लगने की बात हो रही है। आपने स्वरोजगार प्राप्त किया कोई ना, तो अब आपकी जो इनकम है, अब वो एक और तरीके की समझ लीजिए ना। तो जो सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं उनके ऊपर एक प्रकार के ऐसे चार्जेस लगाए जाते हैं, जैसे मान लीजिए मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, है ना, तो मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, सेवा प्रदान कर रहा हूं, अपने आप मेरा रोजगार है। तो अब जितने लोग मेरे पास काम कराने के लिए आए उन पर 2 तरीके के टैक्स लग सकते हैं। एक तो इनकम टैक्स लग सकता है, जो मेरी इनकम 5 लाख से ऊपर होगी, वगैरह 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 होगा। एक उन पर हमने प्रोफेशनल टैक्स लगा दिया कि इस प्रोफेशन में आप हैं तो आपकी इनकम चाहे जितनी हो मुझसे मतलब नहीं है। उसे हम लोग क्या कहेंगे? एक प्रकार से वन टाइम टैक्स कह देंगे। ये वन टाइम टैक्स
एक अलग होता है, इसको मैंने अभी पढ़ाया नहीं, लंप सम टैक्स एंड क्या कहते हैं, लंप सम माने एक मुश्त कर। तो ये एक मुश्त कर या इस तरह के कर लगाती है सरकार कई जगहों पर कि हमको पता ही नहीं आपकी इनकम कितनी हो रही है, क्योंकि कितने क्लाइंट आए, अब नेत्रा में कितनी कचौड़ी खाई, किसने खाई, रोज बैठा सकते नहीं पुलिस वाले को, तो क्या करें। तो उन पर हम कह देते हैं कि हर महीने हमको लगता है आपने इतना बेचा तो लंप सम टैक्स। तो अगर मान लीजिए किसी ने इसी तरह कोई अपनी दुकान खोली और उसकी इनकम इतनी नहीं है कि उस पर इनकम टैक्स लगे, तो कोई ना कोई तरीके से टैक्स दिया जाता है। इसे मिनिमम ऑल्टरनेटिव टैक्स या एमईटी के नाम से पुकारते हैं। अभी वो आपके कोर्स में नहीं था, इसलिए मैंने उसको नहीं छुआ था। सीनियरेज बिटिया रानी मैंने बताया, सीनियरेज बेसिकली एक सरकार की आमदनी है। सीनियरेज का मतलब तो कुछ और होता है। सीनियरेज का मतलब होता है कि ये सरकार की अपनी पावर की वजह से, साइन करने की पावर की वजह से उसे मिल रहा है। रिजर्व बैंक के गवर्नर को भारत सरकार ने एक पावर दी है कि आप इतने रुपए के नोट पर आप सिग्नेचर करेंगे तो इसके बदले में जितने की वैल्यू, अंकित मूल्य कितना हो गया, 2000 है ना, उनके साइन से उस कागज का मूल्य 2000 हो गया, क्योंकि वो हम पावर किसने दी है, सरकार ने। तो सरकार ने कोई पावर अपनी डेलीगेट की, उसके आधार पर किसी वस्तु जिसका केवल 33 रुपए लागत है वो हो जाएगी करीब करीब 2000 या 500, तो उसको सीनियरेज कहते हैं। अच्छा बंद करिए, आप लोग मानते नहीं है, इसीलिए मैं पढ़ाना बंद करने वाला था कि आज तो मुझे पढ़ाना ही नहीं था, बट स्टिल 1 घंटे आप लोगों ने खींची लिया। फिर किसी दिन पढ़ाएंगे, अगले ट्यूसडे से पढ़ाएंगे, कल भी, अगले वेडनेसडे से पढ़ाएंगे, कल भी पढ़ाएं, कल एक दिन छोड़ पढ़ाइए सर, कल भी पढ़ा दें कल। अरे बच्चे अभी नहीं आए हैं, कल भी ज्यादा हुए नहीं थे सर, आ जाएंगे कल। सर, इतने ही बच्चे रह रहे। सरकार से पढ़ाई तो बच्चों को क्या? अच्छा ठीक ठीक, कल ओके नाम सर। ठीक है। थैंक यू थैंक यू Thank you, sir. ऑल। Thank you, sir. सर थैंक यू सर।